हेलो SYJC स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? सर एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक में है। वी आर इन अ ट्रबल, ओके, और एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर। ओके, डोंट वरी गाइज, माई सेल्फ प्रोफेसर अल्पेश शाह फ्रॉम विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स, मलाड ईस्ट। Yes, and today we are into one master stroke session of bookkeeping and accountancy, your primary subject of commerce of 12th. Yes, okay guys, तो let's start. दोस्तों, मेरा नाम अल्पेश शाह है, प्रोफेसर अल्पेश शाह, and I am into in this field more than 20 years. Okay, yes, so more than 13,000 student educational lives already been changed. Okay, so आशा रखता हूं कि आज के इस सेशन के बाद आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के प्रति जो भी आपके लिए आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो और कुछ पॉजिटिव होगा, बराबर, और फाइनली वो आपको ज्यादा मार्क लाने के लिए प्रेरित करेगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आज चालू करते हैं मास्टर स्ट्रोक सेशन SYJC बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, वी चेंज लाइव्स, यस, एंड वी आर रियली हैप्पी दैट यू आर हियर। वी आर रियली हैप्पी, हम बहुत बहुत खुश है कि आप यहाँ पे है। कितने दिन बचे हैं ना, वो आप मत देखिए कि हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग। आप ये देखिए कि वो दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप देखिए, ठीक है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी गुड सेशन, मास्टर स्ट्रोक सेशन। आप अटेंड करिए पूरा और देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आपको बता रहे हैं, बराबर। एट द एंड आपको शायद पता चलेगा कि ये सेशन हर एक के लिए है। दिस सेशन इज फॉर ईच एंड एवरी वन। अगर किसी को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में पास होना है तो भी उनके लिए ये सेशन है। अगर किसी को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के अंदर 60 मार्क लाना है तो उनके लिए भी ये सेशन है। अगर किसी को 80 मार्क लाना है तो उनके लिए भी ये सेशन है। और अगर किसी को फुल आउट ऑफ फुल, दैट इज 100 आउट ऑफ 100, राइटिंग एग्जाम 80 आउट ऑफ 80 एंड योर कॉलेज एग्जाम, तो उनके लिए भी ये सेशन है। तो हर क्लास, बराबर है, एवरी क्लास ऑफ स्टूडेंट, हर एक के लिए सेशन है, तो बने रहिए। ओके, अगले थोड़े मिनटों के अंदर हमारी लाइफ अकाउंटेंसी की चेंज होने वाली। यस गाइज, यस। ओके, चलिए, सबसे पहले ड्रीम बिग। सबसे पहले कहते हैं कि अपना ख्वाब, अपना जो ड्रीम है वो बड़ा होना चाहिए। अगर अपना ख्वाब, अपना ड्रीम ही बड़ा नहीं है, आपका बीज ही एकदम छोटा है, तो वृक्ष कितना बड़ा होगा? सोच लो, वृक्ष बड़ा होगा? नहीं होगा। मतलब कि आपका बीज जो है, आपका सीड्स है, वो बड़ा होना चाहिए, और वो है आपका गोल, वो है आपका ड्रीम, बराबर ना। किसी को मैंने बताया कि भाई ये सेशन के बाद 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है। सर मुझे लाना ही नहीं, मुझे तो फेल होना है, बराबर ना, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। If your goal is to get very good marks, if your dream is to get very good marks, because finally what happen, due to this subject, because you know that bookkeeping and accountancy is a practical subject, ये सब्जेक्ट में जब आपको अच्छे मार्क आते हैं, ये सब्जेक्ट में जब आपको ज्यादा मार्क आते हैं, तो व्हाट इज अ बिगेस्ट एडवांटेज? आपका ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ता है इससे, ये आप सभी को पता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो योर गोल, योर ड्रीम शुड बी 80 आउट ऑफ 80 and 100 आउट ऑफ 100. Sir, is it possible? Yes, possible. 100% possible. Why not possible? Impossible itself said that I am possible. बराबर है? ओके, तो सबसे बड़ा सक्सेस टिप्स क्या है? सक्सेस टिप्स है नंबर 1, हार्डवर्क। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हार्डवर्क तो हर हालत में आपको करना पड़ेगा। डेडिकेशन, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, और सबसे बड़ा है डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बराबर है। चंद दिनों की बात है,
बराबर। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो भी है, बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है आपके और आपके स्टडी के बीच में आने वाले जो भी ट्रबल्स है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, सारे के सारे जो भी है उसको हटा दीजिए, हार्डवर्क में आ जाइए, मेक इट द डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट इज द की टू सक्सेस। एंड लास्ट वन, आप सब कुछ करेंगे लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से ये सब नहीं करेंगे तो भी फाइनली सक्सेस नहीं मिलेगा। योर माइंड शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिव। ओके, एक नेगेटिव विचार सारी की सारी चीजों को बर्बाद करके रख देता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है? हार्डवर्क करना है, डेडिकेशन से करना है, डिसिप्लिन लाना है। दुनिया में सबसे अगर कोई कठिन काम है तो वो है खुद को डिसिप्लिन में रखना। हमें खुद को डिसिप्लिन में रखना है। एटलीस्ट 1 ईमानदार से 1 महीना भी अगर हमने रख लिया हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। कमिटमेंट देना है, खुद को कमिटमेंट देना। वाई? सबसे पहले मुझे 12th में अच्छा परसेंटेज और मुझे अकाउंट में अच्छा मार्क क्यों चाहिए, बराबर। एंड लास्ट में पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट से आप दुनिया की हर चीज अचीव कर सकते हो। हमको तो खाली अकाउंट्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क चाहिए, तो क्या नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। आइए अब अकाउंट के अंदर श्योर स्ट्रेटेजी देखते हैं कि व्हाट इज द श्योर सक्सेस टिप्स क्या है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बॉस। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करते रहना है, हमें कंटिन्यूसली काम करते रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है, चाहे टेली हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम है, मुझे जर्नल एंट्री नहीं आता है, मुझे लेजर में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बराबर ना। तो आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है, बराबर है। एंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज व्हाट यू नो, रीड, रिपीट एंड राइट। पहले पढ़िए, रीड करिए, बाद में रिपीट करिए उसको, बराबर ना। वो रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। एंड द बेस्ट वन, उसको लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस रखिए आप, बराबर। तो रीड करिए, रिपीट करिए और राइट करिए, लिखिए। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी? आपको एक्टिविटी क्या करना है? देखिए आपको एक्टिविटी में क्या करना है। सबसे पहले एक्टिविटी में करना है कि डेली प्रैक्टिस इन अकाउंट फॉर मिनिमम 2 to 3 आवर्स। डेली 2 से 3 घंटा अकाउंट में आपको प्रैक्टिस करना ही है। आप एक दिमाग के अंदर अपना टाइमिंग बिठा लीजिए कि मैं मॉर्निंग में 7 to 10 करूंगा या 6 to 9 या इवनिंग में या नाइट में, वॉट एवर, लेकिन करना है। मुझे मेरे खुद के लिए इतना टाइम निकालना है, डेली प्रैक्टिस करना है। अगर 3 घंटा नहीं हो रहा है तो मैं 2 आवर्स तक तो प्रैक्टिस करके रहूंगा, बराबर। दैट इज माई कमिटमेंट। सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन ऑन योर ओन। अपने आप हाथ में ये कलम लेके, पेन लेके, बुक लेके, अपने आप हर चैप्टर के अंदर 10-10 प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, बराबर है। फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह करो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप स्लो में करो, फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह करो। टाइम कम है, लेकिन ये बात आप नहीं बोल सकते कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी इतना तो टाइम है कि कर सकते। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। अपने आप सॉल्व करो, किसी और को, दोस्तों के बीच में ग्रुप में रह के मत सॉल्व करो, क्योंकि ग्रुप में जब करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया है कि दोस्तों ने किया है, बराबर है। ओके, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका वो सब्जेक्ट के लिए जो कचरा है वो सारा का सारा कचरा स्क्रैप निकलेगा और आपका शुद्ध नॉलेज बचेगा। एंड फाइनली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर, डोंट लीव, कुछ भी छोड़ो मत, हर एक टॉपिक को कर लो। पेपर पैटर्न देखने के बाद में हम वो भी आएंगे पेपर पैटर्न के पॉइंट पे, बराबर। प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक, हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि मुझे फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने खाली फाइनल अकाउंट का ही 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी का किया ही नहीं। नो 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 नो, इक्वल इंपॉर्टेंट देना है हर एक टॉपिक को। जो जो एग्जाम में आने वाले सारे के सारे, जो जो सिलेबस में है सारे के सारे, बराबर है। तो ये पेज से, यहां से अपने को स्ट्रेटेजी मिलती है कि प्रैक्टिस करना है, रीड राइट एंड रीड राइट रिपीट, बराबर ना। रीड रिपीट राइट करना है अपने को। डेली 2 to 3 आवर अकाउंट प्रैक्टिस करना है और जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपकी पेपर पैटर्न है जो आपको पता है। पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपको, बराबर है।
यस, एडमिशन और रिटायरमेंट, वहां पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर है, यस और नो। उसके बाद में देखो डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको पता है। ओके, तो हर एक के सामने आपको ऑप्शन दिया गया है, राइट। हाँ, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर आप देखिए, एक है फाइनल अकाउंट और एक है एनपीओ। ये जो है वो कंपलसरी है, बराबर ना, दे आर कंपलसरी। ये इतने कंपलसरी है कि आपको हर हालत में करना ही करना है, अंडरस्टैंड। ओके, ये कंपलसरी टॉपिक है। देखो एनपीओ के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, फाइनल अकाउंट के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर। और ये है आपका वेटेज ऑफ मार्क्स, बराबर, कि आपका वेटेज क्या है वो दिया है, यस। हाँ, ओके, चलिए हम आ जाते नेक्स्ट पे। चलिए, नाउ व्हाट टू डू। जस्ट अ मिनट। बने रहिए दोस्तों, जस्ट अ मिनट। चलो, सबसे बड़ा एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर इतने सारे चैप्टर है तो हम चालू कैसे करें, हाउ वी स्टार्ट, बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब देखिए, द मदर ऑफ ऑल चैप्टर, द मदर ऑफ ऑल टॉपिक्स, द मदर ऑफ ऑल टॉपिक्स, इसको कहा जाता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पूरे सिलेबस के अंदर। फाइनल अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी ईयर में हो, बराबर, आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे जूनियर कॉलेज में हो, डिग्री कॉलेज में हो, प्रोफेशनल एग्जाम करते हो, तो आपको फाइनल अकाउंट हमेशा होगा। एवरी ईयर, हर एक साल में फाइनल अकाउंट होगा। तो सोच लो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। यहां पे हमको फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एंड द सेकेंड वन एनपीओ फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 मार्क का है, और एनपीओ का भी 12 मार्क का फाइनल अकाउंट है, एनपीओ फाइनल अकाउंट। टोटल 24 मार्क्स है इन दोनों में। अगर मैं मार्क्स विद ऑब्जेक्टिव अगर पकड़ता हूं तो 5-6 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 30 मार्क्स। क्या लगता है आपको, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? हम जरा भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 12-12 मार्क का, दैट इज हो गया 24 मार्क्स, और विथ ऑब्जेक्टिव अगर मैं पकड़ूं तो ये 30 मार्क्स का आपका ये टॉपिक हो गया। तो आपको लगता है कि ये चैप्टर हम लोग छोड़ सकते हैं? कोई भी हालत में नहीं, हम लोग ये चैप्टर को छोड़ ही नहीं सकते, अंडरस्टैंड गाइज। तो हमें देखना है कि अब हमें फाइनल अकाउंट किस तरीके से करना है, बराबर ना। तो हमको 12 में से 12 आ जाए, हमें एनपीओ किस तरीके से करना है तो हमें उसमें पूरे में से पूरा मार्क आ जाए। यस और नो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए, तो फाइनल अकाउंट, दिस इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो आपको बहुत ही काम आएंगे। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, यस, ओके। चलिए, फाइनल अकाउंट के सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, व्हाट विल बी गिवन इन द फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा आपको और दूसरा आपको एडजस्टमेंट दिया होगा गाइस। एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा और दूसरा क्या दिया होगा आपको, एडजस्टमेंट दिया होगा। आपको क्या बनाना है आंसर के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स,
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सर ये डन डील है कि हम फाइनल अकाउंट से चालू करें? यस, फाइनल अकाउंट से ही चालू करना चाहिए, बराबर है। अगर आप फाइनल अकाउंट से चालू करते हो और उसको सही ढंग से करते हो तो उसके बाद वाले एनपीओ में उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रह जाएगा। अगर ये दोनों चैप्टर बराबर तरीके से आपने कर लिया तो समझ लो कि आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प रहने वाली। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन्हीं दो चैप्टर को करना चाहिए ताकि आपका बहुत सारा बर्डन कम हो जाए। दोस्तों अगर ये चैप्टरों को बराबर से कर लिया तो आप जानते हो आपको मोर देन 25 मार्क्स तो यहीं पे आ गया। जिन लोगों को खाली पास होना है उनको ये दो टॉपिक पर तो सबसे पहले फोकस करना जरूरी है। अंडरस्टैंड? ओके, तो फाइनल अकाउंट के आंसर में हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर है। ओके, नाउ चंद बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे ना तो बहुत काम आएगा आपको। जो ट्रायल बैलेंस होता है आपके पास, वो ट्रायल बैलेंस का फाइनल अकाउंट के अंदर कितना इफेक्ट आता है? ओनली वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट, इतना याद रखना है। ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीज उसका कितना इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट में? वन इफेक्ट, ओनली वन। और एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आएगा? दो इफेक्ट। ये याद में रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डेबिट इफेक्ट देते, क्रेडिट भूल जाते, क्रेडिट इफेक्ट देते, डेबिट भूल जाते। नहीं, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों देना है आपको। जब आप डेबिट दे रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट मेरा बाकी है, क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो तो डेबिट बाकी, दोनों इफेक्ट दे दो और ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट दो। ध्यान और क्या रखना है? रेशियो क्या है पार्टनरों में? अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वल है, बराबर। रेशियो क्या है? कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है? अगर क्वेश्चन के अंदर खाली कैपिटल है तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना था, वो हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है तो आपका पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा और आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ये ध्यान में रखना आपको। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, दो टाइप के। पहला एडजस्टमेंट है ओपन एडजस्टमेंट और दूसरा एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट। ओपन एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है कि जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिख रहा है डायरेक्टली आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, हम लोग उसको बोलते हैं ओपन एडजस्टमेंट। नंबर टू इज द हिडन एडजस्टमेंट। ये वो एडजस्टमेंट है कि जो आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया होगा। हम लोग इसीलिए उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए आप क्या लिखा है हिडन एडजस्टमेंट में, ध्यान रखना है हिडन एडजस्टमेंट भी एडजस्टमेंट है, उसका भी कितना इफेक्ट आने वाला है? दो इफेक्ट आने वाला है। अंडरस्टैंड? कितना इफेक्ट आएगा उसका? दो इफेक्ट आएगा। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, कितने महीने के लिए प्रीपेड है। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। वो लोग आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन देंगे, अगर हम ये सिंपल कैलकुलेशन में भी गड़बड़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हम में गड़बड़ है। हमें इसीलिए प्रैक्टिस करना है ताकि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन में हमारी गड़बड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कुछ कॉमन एडजस्टमेंट है जो हमेशा फाइनल अकाउंट में होते हैं, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड है, फर्दर बैक डेट, न्यू आरबीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गुड्स वाला कोई भी एडजस्टमेंट आता है, एक तो गुड्स वाला एडजस्टमेंट आता है, बराबर है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटा पहले जो है ना फाइनल अकाउंट 20 मार्क्स का आता था,
बाद में 16 हो गया, बाद में 15 हो गया, नाउ इट इज ओनली फॉर 12 मार्क्स। तो उसके सामने आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस का आइटम भी लिमिटेड होता है, एकदम अनलिमिटेड नहीं होगा। तो रिलैक्स गाइज, आपको प्रॉमिस देता हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन होगा, आएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में, वो पिछले सालों के अगर आप प्रॉब्लम कर लेते हो बराबर से, है ना, जम के प्रैक्टिस कर लेते हो, वहां पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा। मैंने यहां पे फाइनल अकाउंट का टाइमिंग लिखा हुआ है 35 to 40 मिनट्स। अगर आपने प्रैक्टिस बराबर कर ली ना तो 30 मिनट्स में भी ये पॉसिबल है। और ये साल तो आपकी लॉटरी लगी हुई है, 3 आवर्स की जगह पे आपको 3.5 आवर दिया जा रहा है, 3.5 घंटे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ब्रेकफास्ट के लिए है क्या, ब्रेक दिया ना ब्रेकफास्ट के लिए। नो, इट इज ड्यू टू द कोविड इफेक्ट। हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, 30 मिनट एक्स्ट्रा, 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट। नाउ यू हैव 210 मिनट्स गाइज। तो अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो बात हम टीचरों को अभी है ना पचन नहीं हो रही है। उसका मतलब है कि पेपर कंप्लीशन में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैं तो बोलूं जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत में भी कुछ नहीं होने वाला है। तो 35 to 40 मिनट्स आप बोल सकते हो कि फाइनल अकाउंट को इतना लगेगा। बाकी 30 मिनट में भी बच्चे आराम से अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो 30 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल अकाउंट। ये कॉमन एडजस्टमेंट है और थोड़ा सा नॉलेज है फाइनल अकाउंट के बारे में, अंडरस्टैंड, ये आपने दिमाग में बिठा लिया। अच्छा, और एक चीज, फाइनल अकाउंट में जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस, उसमें डेबिट साइड पे आपको 2 ही चीज मिलेगा, या तो डेबिट साइड पे वो चीज एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा, और क्रेडिट साइड पे 2 ही चीज होगा, या तो वो चीज इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। मतलब मुझे अगर असेट ढूंढना है तो असेट डेबिट साइड पे ही ढूंढना है, मुझे अगर लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो लायबिलिटी मुझे क्रेडिट साइड पे फाइंड आउट करना है, एक्सपेंस को डेबिट साइड पे फाइंड आउट करना है, और इनकम को क्रेडिट साइड पे फाइंड आउट करना है। ये बेसिक नॉलेज होगा तो आपका कभी छोटा छोटा गलती होने वाला नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस गाइज, चलिए, तो कहीं ना कहीं हमको फाइनल अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस का बारिश करना है, ताकि ये टॉपिक अगर बराबर से हो जाए तो एनपीओ में भी अपने को प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, चलिए अब सबका चहीता एनपीओ पे जाते हैं। There are 2 type of business organization. One is a profit making business organization and another is a non-profit making organization. चलिए, तो फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ जैसे मैंने बताया, there are 2 type of business organization. Number 1 is a profit making organization and number 2 is a non-profit making organization. बराबर है। तो हमने जो भी फाइनल अकाउंट के बारे में देखा वो था प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, and now it is non-profit making organization, right? What is given in the question guys? क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको? क्वेश्चन में दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। सर हम लोग सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे? आप सॉल्यूशन में बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चनों को मैं ऑब्जर्व करके बोल सकता हूं कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया होगा या तो ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया होगा। ओके, तो मेन हमारे आंसर में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू क्या है? कैश एंड बैंक अकाउंट है, विच इज रियल अकाउंट। और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर सारा का सारा रिसिप्ट और सारा पेमेंट रिकॉर्ड होता है, वो रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो।
ये बेसिक चीजें है, ये आपको जानना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो खाली करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर का इनकम ही रिकॉर्ड करेगा, वो पास्ट ईयर का या फ्यूचर ईयर का या कैपिटल आइटम वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। बराबर। एनपीओ में हम प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, और लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। और कैपिटल या तो शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहां पे एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, जो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे होता है, जो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा या तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जो जो रेवेन्यू आइटम है, जो रेगुलर आइटम है, रेगुलर रिसिप्ट है, वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। और जो कैपिटल आइटम है, जो कैपिटल रिसिप्ट है, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में चला जाएगा। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जो जो तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड इज इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड इज इक्वल टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पोस्टिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, पोस्टिंग के लिए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो क्रेडिट साइड में होता है, मतलब वो पेमेंट है, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में मतलब एक्सपेंडिचर है, और वही हम लोग पोस्टिंग करते हैं बैलेंस शीट असेट साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो क्रेडिट में है, वहां से जो जो रेवेन्यू आइटम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगा, और जो जो कैपिटल आइटम है वो सीधा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड पे। अगर आप इतना बेसिक याद रख ले, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि एनपीओ में आप गलती करेंगे। आप गलती नहीं करेंगे, उल्टा आपको दो चीज करना है। एक, आपको करेक्ट चीज करना है, और आपको जो गलत हो रहा है उसको रोकना है। एक आपको सही करना है, और एक आपको जो गलत हो रहा है उसको रोकना है। ये दो चीज आपको करना है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एनपीओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपको डिस्टिंक्शन पढ़ना चाहिए। डिस्टिंक्शन हर एक बुक के अंदर दिया होगा, वो आपको डिस्टिंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चले, और फाइनली पोस्टिंग के टाइम पे आपका कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं हो। अंडरस्टैंड गाइस? एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है उसको। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, ये सारी चीजें अपने को याद नहीं रहती, बराबर ना? तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीओ की स्पेशल इनकम और उसकी ट्रीटमेंट, ये आपको याद रखना है। मेनली नंबर 1 फीस फ्रॉम मेंबर, नंबर 2 डोनेशन, नंबर 3 लेगेसी। ये 3 मेन है। चलो मैं आपको याद दिला दूं। फीस फ्रॉम मेंबर, ये 3 टाइप की फीस है, एडमिशन फी और एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी और रेगुलर मेंबरशिप फी, दैट इज सब्सक्रिप्शन। एडमिशन फी और एंट्रेंस फी आपको रेवेन्यू रिसिप्ट समझना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड पे लिखना है। लाइफ मेंबरशिप फी द कैपिटल रिसिप्ट, कुछ भी नहीं दिया है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है उसको, बराबर। और तीसरा, रेगुलर मेंबरशिप फी आपकी रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे लिखना है। डोनेशन, 2 टाइप का डोनेशन है, वन इज अ जनरल और नॉर्मल डोनेशन, जिसके अंदर कोई पर्पस नहीं होता है, एंड नंबर 2 इज अ स्पेशल डोनेशन,
या तो स्पेसिफिक डोनेशन, जहां पे क्या होता है, कोई ना कोई पर्पज होता है। तो जो डोनेशन आपका कोई इंस्ट्रक्शन बिगर का है, नॉर्मल या जनरल डोनेशन है, वो आपकी रेवेन्यू इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और जो आपका कैपिटल है, जो आपका स्पेसिफिक या तो स्पेशल डोनेशन है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो आपको क्या एक चीज याद रखना है बच्चों, कि जो भी रेवेन्यू चीजें हैं, रेवेन्यू चीजें कहां रिकॉर्ड होगी गाइस, बोलो। रेवेन्यू चीजें रिकॉर्ड होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल चीजें कहां रिकॉर्ड होगी, कैपिटल चीजें रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट के अंदर। चलो इतना समझ में आ गया गाइस, वेरी गुड। चलो और एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी एंड डोनेशन। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एंट्रेंस फी हाफ एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है या डोनेशन हाफ कैपिटलाइज करना है, तो आपको क्या करना है, जितना हिस्सा कैपिटलाइज करना है मतलब उतना हिस्सा बैलेंस शीट में लेके जाना है, और जितना हिस्सा कैपिटलाइज नहीं करना है मतलब वो आपकी इनकम है, दैट इज नॉट योर लायबिलिटी, तो उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही रखना है। बोलो, तो कैपिटल आइटम कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू आइटम कहां रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइज इतना समझ गए सब लोग, वेरी गुड। तो ये एनपीओ है, इसकी इनकम को ध्यान से पढ़े। एंड द लास्ट इनकम है इसकी, पता है आपको, लेगेसी। लेगेसी इज ऑल्सो स्पेशल डोनेशन एज पर द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। व्यक्ति के देहांत के बाद में, उसकी डेथ के बाद में, उसके विल में उसने लिखा है कि मेरी इनकम ये एनपीओ को जाए, तो दिस इज अ स्पेशल डोनेशन, वन काइंड ऑफ स्पेशल डोनेशन। तो लेगेसी इज ऑलवेज कैपिटलाइज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बाद में क्वेश्चन में जैसे बोला हो वैसे करना है। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट अबाउट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, देखिए सर ये सब्सक्रिप्शन में 4 चीज आती है, बराबर ना, 4 आता है, 4। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। अब देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, याद कैसे रखना है आपको। मैंने देखो लाइन में लिखा है इधर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। गाइज ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। तो जब मैं बोल रहा हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, और जब मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, बराबर है। अच्छा मुझे ये बताइए, फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट क्या देते हो आप। आउटस्टैंडिंग आगे वर्ड आता है तो आप क्या करते हो फाइनल अकाउंट में, उसको ऐड करते हो कि लेस करते हो। सर हम उसको ऐड करते, तो वो एडजस्टमेंट कौन से होते, करंट ईयर के होते कि लास्ट ईयर के होते। सर करंट ईयर के होते, तो उसका मतलब है कि करंट ईयर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, बराबर ना। एक चीज मुझे पता चल गई कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट में आगे वर्ड जो क्लोजिंग है, सॉरी आगे वर्ड आउटस्टैंडिंग है, उसे क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते। तो जो आउटस्टैंडिंग आप फाइनल अकाउंट में ऐड करते हो वो क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, ऐड हुआ। मैंने नंबर 1 दिया उसको कि पहले अंडरस्टैंडिंग उसकी रखनी है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर ऐड होगा तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग उसका अपोजिट है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा बोलो, यस वो लेस हो जाएगा। अभी 3 नंबर पे आ जाओ, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा तो ओपनिंग प्री रिसीव्ड उसका अपोजिट है, वो क्या हो जाएगा, ये लेस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो वो ऐड हो जाएगा। और ओपनिंग प्री रिसीव्ड का अपोजिट है क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। ओपनिंग प्री रिसीव्ड अगर ऐड होगा तो क्लोजिंग प्री रिसीव्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बराबर है। मैंने कुछ ही शब्दों में उसको याद करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला दिया है, बराबर है। तो इस तरीके से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ओपनिंग प्री रिसीव्ड ऐड हो गया और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड लेस हो गया, बराबर है। स्पेशल वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में भी ये चारों चीजों का प्लस माइनस करके अमाउंट ला सकते हो।
गधा मजूरी मत करो, उसके लिए उसका अकाउंट बनाना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। ओके ओके सर। चलिए, तो ये था आपका चहीता चैप्टर, दैट इज एडमिशन, सॉरी दैट इज एनपीओ फाइनल अकाउंट, राइट। एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों आमने सामने ऑप्शन में है। देखिए, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शन में है, तो मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है कि मैक्सिमम तौर पे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करिए, ये आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा, बराबर। क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट में पहले कौन सा टॉपिक किया जाता है पता है? प्रैक्टिस में एडमिशन ही किया जाता है। एक मिनट, अंडरस्टैंड दोस्तों। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ प्रोसीजर कि जहां पे समझ लोगे दो पार्टनर ऑलरेडी है जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, बराबर। अब उनको एक्सपांशन करना है, बराबर, उनको थोड़ा सा बिजनेस को बड़ा करना है, तो किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो एक और बंदा अंदर आ रहा है, बराबर, एक्टिव पार्टनर के तौर पे, तो इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर कोई बच्चा माइनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, नो 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 नो, नॉट अलाउड। मेजर आ रहा है, मेजर। अब आपको इसका अकाउंटिंग करना है, तो ध्यान रखना, आप इसके आंसर में क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एंड वर्किंग नोट, जो भी है आपका। तो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोस्तों आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, पर टॉपिक 10 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, चाहे एकदम राइट आंसर आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 11वां क्वेश्चन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके हाथ में हिम्मत होगा, बराबर ना, आपका हाथ ऐसा हिलेगा नहीं जरा भी, जब वो प्रैक्टिस किया होगा तो आपको मास्टरी लाना है न्यू रेशियो कैलकुलेशन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन में, और सबसे बड़ा कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में बाय टेकिंग बेस टू अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जितना भी कैपिटल लाता है उसको बेस लेके सारे पार्टनरों का कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, बराबर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और सबसे बड़ा है गुडविल एंट्रीज, सबसे बड़ा है गुडविल एंट्रीज, बराबर। या तो गुडविल कैश में है या तो गुडविल रेज है। अगर गुडविल कैश में है और उसको विड्रॉ भी किया गया है तो मैं आपको एंट्री का कोडवर्ड दे रहा हूं, और वो कोडवर्ड है CGGOOC। सर CG माने सी कैश एंड बैंक, जी गुडविल, तो आपका एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब भी गुडविल कैश में होगा तो इमीडिएटली आप कितना एंट्री पास करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बराबर। तो CG गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट GO, एंड फाइनली अगर ओल्ड पार्टनर को विड्रॉ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर टू कैश एंड बैंक। आप याद रखो, देखो याद करना बहुत इजी है, CGGOOC, बराबर। पहली एंट्री का जो क्रेडिट है वही दूसरी एंट्री का डेबिट है, दूसरी एंट्री का जो क्रेडिट है वही तीसरी एंट्री का डेबिट है, और जो तीसरी एंट्री का क्रेडिट है वही पहली एंट्री का डेबिट है, बराबर। तो इजी है याद रखना, यस इट इज वेरी इजी, बराबर। ओके, तो इसी तरीके से आप रेज वाला भी एंट्री याद रख सकते हो। कहां पे कौन सा रेशियो लेना है वो जरा ध्यान में रखना। जब गुडविल कैश में होगा तो वहां पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम करेगा, और जब गुडविल रेज करते हो तो सिंपल है, जब गुडविल रेज करते हो तो वहां पे गुडविल को असेट समझना है, और जब गुडविल कैश में आएगा तो गुडविल को इनकम समझना है। तो गुडविल रेज का एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स आपका, बराबर, ओल्ड रेशियो में। और राइट ऑफ कभी होगा? आफ्टर एडमिशन।
बराबर। तो गुडविल राइट ऑफ, गुडविल क्रेडिट कर दो, ऑल पार्टनर्स डेबिट कर दो, न्यू रेशियो। अंडरस्टैंड गाइज? अगर आप थियरी के अंदर घुसेंगे, कोई भी चैप्टर की थियरी को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको हर जगह से कहीं न कहीं क्लू मिलेगा, इनोवेटिव माइंड होगा, और किस तरीके से याद रखना है वो तरीका खुद का डेवलप होगा। हम तो बता रहे हैं, आपका खुद का तरीका डेवलप होगा। चलिए, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सर रिटायरमेंट और डेथ, सी ऑलमोस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा सेम है। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर बराबर आ गया तो रिटायरमेंट और डेथ का भी अकाउंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट। गुडविल एंट्री थोड़ा अलग हो सकता है, बराबर, बाकी आपका बहुत कुछ सेम है। तो वो आपकी एडमिशन में की गई मेहनत यहां पे काम लगेगी। सर रिटायरमेंट और डेथ, सी डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। सर व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है बराबर, बाकी दोनों में पार्टनर आउटगोइंग प्रोसीजर है, इनकमिंग प्रोसीजर नहीं है, पार्टनर आउटगोइंग प्रोसीजर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है? कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है एडमिशन में, यहां कौन सा रेशियो आता है? गेन रेशियो आता है। क्योंकि जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका जो शेयर है बाकी के पार्टनरों को मिल जाता है ना, तो उनका एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ेगा, बराबर। तो दोनों पार्टनर जो है उसको गेन कर सकते हैं, तो कोई एक को भी गेन कर सकता है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे गेन रेशियो। कैपिटल एडजस्टमेंट भी होता है, हाँ होता है। सर गुडविल एंट्री भी होती है, यहां पे यस होती है। एडमिशन की एंट्री और ये एंट्री को मिक्स मत करना, बराबर ना। टोटली एडमिशन के तुरंत बाद रिटायरमेंट मत करो। दोनों गुडविल वाला एंट्री अगर मिक्स हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा उल्टा। डेथ ऑफ पार्टनर, अब डेथ ऑफ पार्टनर जो है आपको बताया, डेथ ऑफ पार्टनर के सामने आपका ऑप्शन है और वो ऑप्शन आप करने वाले नहीं हो सॉरी। इसीलिए समझ लो कि डेथ ऑफ पार्टनर इनडायरेक्टली कंपलसरी है। यस और नो गाइस, सबको पता है। तो डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क का क्वेश्चन है और ये 8 मार्क आपकी झोली में आ सकते हैं, पूरा का पूरा मार्क। दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक शेयर ऑफ गुडविल और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल की एंट्री बराबर से करिए, एडमिशन में जैसे इनोवेटिव माइंड किया है और वहां पे एंट्री लाए, यहां पे भी है, सब मिक्स नहीं करना दोनों एंट्री को, बट इज वेरी इजी। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी पार्टनर का डेथ हुआ है, बैलेंस शीट की डेट से लेके उनकी डेथ की डेट तक का उसको नेट प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ये दो का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यही मेन है। इसीलिए देखो लिखा, इन केस ऑफ डेथ दे में आस्क ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ में वो बहुत बार है ना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बराबर एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना ही पूछ लेते, खत्म कर दिया, है ना। 8 मार्क है यार, इट्स नॉट अ 12 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस करना है, ये दो एडजस्टमेंट बराबर करना है। ये 8 मार्क कुछ भी हो जाए आपको मिलना चाहिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड गाइज? तो यहां गेन रेशियो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट, गुडविल का एंट्री और डेथ ऑफ पार्टनर में शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आप दोस्तों इनफ प्रैक्टिस करेंगे, यहां पे बहुत सारा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। जो बोर्ड में पिछले 3-4 साल में पूछा उतने क्वेश्चन कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने सालों के पेपर देखने के बाद बता सकता हूं कि पेपर कोई उतना फाड़ू नहीं होता है, एकदम एकदम डिफिकल्ट है, नो। आप आराम से लिख सकते हो फिर भी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे उसको अंडर एस्टिमेट करके मिस्टेक करते, दे अंडर एस्टिमेट द पेपर। अरे नहीं मेरे को बहुत आता, अरे नहीं ये तो बहुत इजी है, जैसे ये बोला वो गलती करते। एग्जाम में जितनी जबान बंद रखेंगे ना, है ना, और प्राउड नहीं लेंगे ना, उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। कोई प्राउड नहीं लेना, मेरे को आता है, मेरे को, अरे मैं तो तोड़ डालू फोड़ डालू, नहीं भाई, कुछ तोड़ना नहीं है। हाँ, कोई नुकसान नहीं करना अपने को। एक बेहतरीन चैप्टर आ चुका है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डिसोल्यूशन। चलो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब है वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन। यहां पे अपना फर्म बंद हो रहा है बराबर। अब बंद होने के बहुत सारे रीजन है, वो थियरी में दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, फर्म बंद होता है तो क्या करना है। नीचे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रोसीजर लिखा है मैंने। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हमेशा डिसोल्यूशन पे होती ही है। द 3 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, बराबर। वो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जरा देखिए। नंबर 1, ऑल असेट आर टू बी सोल्ड आउट। हम लोग डिसोल्यूशन पे क्या करते हैं, सारी की सारी असेट को बेच देते हैं, सारी लायबिलिटी को पे कर देते हैं, और फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अभी जब बच्चे लोग मुझे बोलते हैं कि सर जर्नल एंट्री में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सिंपल, अरे अगर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो रियल अकाउंट को संभालो ना बराबर। यू मेंटेन रियल अकाउंट वेल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप ये चेक करो कि मैं अगर डिसोल्यूशन में असेट बेच रहा हूं तो असेट क्या हो रहा है, असेट जा रहा है और रोकड़ा आ रहा है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लेकिन ये डिसोल्यूशन में हमने सारा असेट रियलाइजेशन में डाल दिया, इसके लिए हम असेट की जगह पे रिप्लेस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट गाइस? बोलिए। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस गाइस, करेक्ट, अंडरस्टैंड। और रिकॉर्डेड असेट बेचो या अनरिकॉर्डेड असेट बेचो, यही एंट्री रहने वाला है। आप गाइस कुछ मत करो, आप जर्नल एंट्री में रियल अकाउंट को मेंटेन करो, ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री आपको समझ जाएगा। रियल अकाउंट के ऊपर प्रहार करो, रियल अकाउंट के ऊपर फोकस करो, और एक ही चीज पूछो कि वो असेट आ रहा है कि जा रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। अगर एक अकाउंट फिक्स हो गया ना डेबिट में, तो क्रेडिट वाला चीज तुरंत मिल जाएगा, और एक क्रेडिट में फिक्स हो गया तो डेबिट मिल जाएगा। घबराने का जरूरत नहीं है, समय सूचकता। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर में पहला असेट आर टू बी सोल्ड आउट, असेट जा रहा है, रोकड़ा आ रहा है, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। ऑल लायबिलिटी पेड ऑफ। लायबिलिटी पेड ऑफ करने का एंट्री क्या? असेट रियलाइज की एंट्री का आप उल्टा कर दो, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन उल्टा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। लायबिलिटी पे कर रहे हो, पैसा क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है। कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अभी असेट का 2 चीज हो सकता है, या तो असेट आप बेचेंगे या तो पार्टनर टेकन ओवर करेगा। लायबिलिटी का भी 2 चीज होता है, या तो लायबिलिटी आप पेड करेंगे या तो लायबिलिटी पार्टनर लेके जाएगा। अगर पार्टनर असेट लेके जा रहा है तो कैसे याद रखना है? पार्टनर असेट लेके जा रहा है तो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर को डेबिट कर दो, बराबर। और असेट जा रहा है तो असेट को नहीं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, क्योंकि असेट को आपने रियलाइजेशन में डाल दिया, बराबर। और जब आप लायबिलिटी टेकन ओवर बाई पार्टनर है तो पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है, उसका मतलब है कि पार्टनर वो लायबिलिटी पे करेगा, पार्टनर फर्म को कुछ दे के जा रहा है तो इज ए गिवर, उसको क्रेडिट करो, अंडरस्टैंड गाइज। और रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। आप मान लो दोस्तों, एंट्री बहुत इजी है डिसोल्यूशन की, वेरी स्मूथ, इट्स अ पीस ऑफ केक। लेकिन ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई, वो अंडरस्टैंडिंग से आप जर्नल एंट्री करो, रियल अकाउंट को मेंटेन करो। रियल अकाउंट इज अ वेरी इजी अकाउंट टू अंडरस्टैंड। असेट अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या? असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, इतना हम कर सकते हैं। यस, इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम है, आपको सबको प्रैक्टिस करना है। सिंपल प्रॉब्लम, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट प्रॉब्लम एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम, जिसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है।
वन पार्टनर सिंपल प्रॉब्लम में, आपके नॉर्मल प्रॉब्लम में क्या होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट आपका फाइनली टैली हो जाएगा। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब कि कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और वो अपने प्राइवेट एस्टेट में से कोई भी पैसा नहीं ला सकता, बराबर। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, सारे इंसॉल्वेंट हो गए। ए बोला मैं पैसा नहीं ला सकता, बी बोला मेरे पास भी नहीं है, सी बोला तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं, ऐसा करके, बराबर। तो दिस इज व्हाट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन। अगर आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो इधर, तो आपको सिंपल 4 करना चाहिए, 3 और 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट करना चाहिए और 3 क्वेश्चन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट करना चाहिए, बराबर है। तो इसी तरीके से 10 अकाउंट कीजिए। नीचे का तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। ऑल असेट आर सोल्ड, ऑल लायबिलिटीज आर पेड एंड फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बराबर है गाइस। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर मेकिंग सेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, now sir what is about the bills of exchange? Bills of exchange, it is option against dissolution। ये डिसोल्यूशन के सामने ऑप्शन है, होना नहीं चाहिए था। नाउ इन द न्यू पेपर स्ट्रेटेजी दिस इज ऑप्शन अगेंस्ट द डिसोल्यूशन। अगर आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो ये नहीं करना है, ये कर रहे हो तो वो नहीं करना है। सर एग्जाम में दोनों लिख के लाए तो इट्स ओके, आपके उतना टाइम होना चाहिए, बराबर। फॉर्मेट 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, इसका फॉर्मेट है 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज ओनली। ये पूरा का पूरा टॉपिक जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। फुल टॉपिक इज बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्रीज, बराबर। चलो इसमें टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 केस है। नंबर 1 केस है ऑनर्ड ऑफ बिल, नंबर 2 केस है रिटायरमेंट ऑफ बिल, नंबर 3 केस है गाइस डिसऑनर्ड ऑफ बिल एंड नंबर 4 इज द रिन्यूअल ऑफ बिल। चलो रिपीट करो, कमन गाइस। नंबर 1 ऑनर्ड ऑफ बिल। ऑनर्ड का मतलब है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता है, मेनली ड्रॉवर और ड्रॉई। तो अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट टाइम के अंदर कर देता है या टाइम के पहले कर देता है तो उसे हम कहेंगे ऑनर्ड ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है ड्यू डेट के पहले ही ऑनर्ड हो गया। ड्रॉई इतना अच्छा है, ड्यू डेट के समझ लो 4 महीने का बिल है, वो 1 महीने बाद ही अपने को पेमेंट कर रहा है, तो हमने भी उसको डिस्काउंट दे दिया वो टाइम पे, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, ड्रॉई ने ड्रॉवर को या होल्डर को ड्यू डेट तक पैसा दिया ही नहीं और होल्डर अभी भी अनपेड है, तो इसे कहेंगे डिसऑनर्ड ऑफ बिल। एंड द लास्ट वन इज द रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल, रिन्यू मतलब रिपीट में नया। तो आपको क्या करना है रिन्यूअल में, ओल्ड बिल कैंसिल करना है, न्यू बिल ड्रॉ करना है। ओल्ड बिल कैंसिल करना है, न्यू बिल ड्रॉ करना है। यहां पार्ट पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां इंटरेस्ट फैक्टर होगा, इंटरेस्ट इज इनकम फॉर ड्रॉवर एंड एक्सपेंस फॉर ड्रॉई। इतना याद रखना, ड्रॉवर के लिए इनकम है इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट डेबिट होगा। छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं गारंटी बोल रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पूरा मार्क देगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कई क्वेश्चन देते हैं 10 मिनट में सॉल्व होते हैं, 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स। अंडरस्टैंड गाइज द पावर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिफिकल्ट टॉपिक? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आते हैं इश्यू ऑफ शेयर पे। व्हाट अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर गाइज? इश्यू ऑफ शेयर्स, इट इज रिलेटेड टू द कंपनी अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, रीड द जर्नल एंट्रीज वेल। आपको जर्नल एंट्री ध्यान से पढ़नी है, आपको जर्नल एंट्री प्रॉपरली पढ़ना है। मैं आपको 2 फॉर्मूला दे रहा हूं। अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को पास करने के लिए कुछ टेक्निक होता है, और टेक्निक पता है कौन इनोवेट कर सकता है? जो कंटिन्यूअसली रिपीट करता है चैप्टरों को, उसको दिमाग के अंदर स्ट्राइक होता है, वो इनोवेटिव माइंड करता है। बाकी बहुत लोग तो खाली रट्टा मारते हैं, यार एग्जाम में हो जाता है खट्टा, मार्क नहीं आता है उन लोग को।
गाइज जर्नल एंट्री ध्यान से पढ़िए, जर्नल एंट्री को करने का कोई तरीका सीखिए, बराबर। अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। जब भी याद रखो यू रिसीव्ड द मनी, आप पैसा रिसीव करते हो, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बताओ? कैश आएगा इधर? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, बैंक अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड व्हेन वी रिसीव मनी। अगर आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है तो कितना इजी एंट्री है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा आता है तो व्हाट इज योर एंट्री? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आता है तो आप क्या एंट्री करते हो? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आपको फाइनल कॉल का पैसा आता है तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। हर एक में कॉमन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर। ओके, नाउ ये एंट्री हो गया। ये एंट्री याद रखना है आपको, यही एंट्री याद रखना है। अभी लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन एनी इनकम इज ड्यू। हम लोग बोलते हैं ना, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो ये जो ड्यू है, ड्यू समझ लो एप्लीकेशन ड्यू, बराबर। एप्लीकेशन में हम लोग ड्यू नहीं बोलते जनरली, लेकिन वो एंट्री को याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं। अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। इसमें कॉमन क्या है पता है आपको? जब भी ये सब ड्यू है तो आपका शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। देखना है आपको, एप्लीकेशन ड्यू, या तो आप बोलो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। देखो फर्स्ट कॉल ड्यू, बराबर, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, एंड सो ऑन। फाइनल भी वही, फाइनल कॉल ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। आपको दो चाबी दिया मैंने, बड़ा ताला, दो चाबी दिया। एक, जब भी पैसा आता है मनी कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो आया वो क्रेडिट। एप्लीकेशन तो टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, बराबर, फाइनल कॉल तो टू शेयर फाइनल कॉल। और ये रिसीव्ड, अभी जब ड्यू तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, एप्लीकेशन ड्यू, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अंडरस्टैंड गाइज? ओके, यहां पे हमने मेजर चीजें कवर कर ली, मेजर चीजें कवर कर ली है, बराबर है गाइज। हमने कवर कर लिया फाइनल अकाउंट, देन एनपीओ, देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नाउ इश्यू ऑफ शेयर। दोस्तों इन्हीं चैप्टरों में आपका राज छुपा हुआ है, इन्हीं चैप्टरों के अंदर आपकी सक्सेस छुपी हुई है। इट्स योर लाइफ, कम ऑन गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड? ओके, और सबसे बड़ी बात, जब भी मेहनत करिए तो खुद को 5 चीजें बोलिए, 5 स्टेटमेंट हमेशा बोलिए। आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ में है। ओके, जो सच की राह पे चलते हैं वो डरते नहीं हैं, उनमें सच्चाई की एक ताकत होती है। तो आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी। ओके, आप अगर डट के मेहनत कर रहे हो, आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 90 से कम नहीं लाके देगी, 95 से अबोव आपको आके रहेगा अकाउंट्स के अंदर। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन है। रोज बोलो, यही बोलो रोज। दोस्तों जो ऊपर वाले से कंप्लेन करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, जो थैंक यू बोलता है ना उसको वो भी मिलता है जो आज तक नहीं मिला है। तो से थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन एंड से थैंक्स टू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज के लिए थैंक यू बोलो ऊपर वाले को,
Say thanks to your family, thanks to your friend, thanks to your teacher, everyone. Thank you very much. I have unlimited potential. Yes. If somebody can, I can. If somebody get 100 out of 100, I can. जिसने लाया वो भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी ला सकता हूं. मेरे नसीब में नहीं है, ज्योतिष को बताना पड़ेगा. ये सब नाकामयाब लोगों की बात है. बराबर. यू डोंट नो व्हाट इज योर पावर. आप अभी जितने हो वो खाली 40% हो, जितने होने चाहिए उससे. आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल पड़ी हुई है ना, बाहर नहीं आ रही. लाओ, यही टाइम है बाहर लाने का ताकत को. आई नो आई कैन, मुझे पता है मैं कर सकता हूं. ऑलवेज से आई कैन. यस, आई नो आई कैन. बिलीव इन योर सेल्फ. और सबको यही बोलिए, सबको यही बोलिए. किसी की लाइफ में हिम्मत तोड़ो मत, हिम्मत जोड़ने का काम करो, तोड़ो मत. दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट अगर किसी को दे सकते हो ना तो जिगर दो, जिगर. उसको हिम्मत दो सामने वाले को. डोंट वरी मैन, आई एम विथ यू. और ये स्टेज पे मैं आपको बोल रहा हूं कि अकाउंट्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में. आज ये वेबिनार खत्म होने के बाद में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा और वो नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो, फोटो भेज सकते हो. आपको 48 आवर्स के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा. अंडरस्टैंड? बिकॉज इफ यू हैव अ ड्रीम, वी हैव अ थीम. अगर आपके पास ड्रीम है तो हमारे पास थीम भी है और टीम भी है. वी आर ऑलवेज फॉर स्टूडेंट्स. ओके, आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माई ड्रीम. यस, आई एम वर्किंग हार्ड. आपको यह बोलना है कि मैं बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम्स कंप्लीट करना है. अंडरस्टैंड गाइज? सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको 100 में से 100 चाहिए, 90 के अबव चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से? बराबर. क्यों चाहिए वो फाइंड आउट करो. क्यों चाहिए? व्हाई? हाउ इज वेरी इजी. क्यों चाहिए वो फाइंड आउट करो. अंडरस्टैंड? एंड फाइनली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सबको ऑल द बेस्ट, तहे दिल से ऑल द बेस्ट फ्रॉम विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स. और एक चीज, अगर लिसन गाइस केयरफुली, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का होता है? 20 मार्क्स. उसमें अगर आपको 12 से 15 मार्क आता है, आ सकता है. यस सर, पॉसिबिलिटी हाई है. यस. उसके बाद फाइनल अकाउंट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का. फाइनल अकाउंट, दोनों फाइनल अकाउंट, वो 24 मार्क विद ऑब्जेक्टिव 30. 24 में से अगर अपने को 15 आता है, वो ऑब्जेक्टिव में 15, इधर 15, 30 मार्क्स तो यहां आ गया. बराबर है. अब बाकी बचे कितने मार्क? सी, मैं मिनिमम मार्क की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट प्रेजेंट फुल आउट ऑफ फुल. अंडरस्टैंड गाइज? तो कितना हो गया? 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 24 मार्क का प्रैक्टिकल. 44 में से आपको 30 मार्क आ सकता है. यस, आ सकता है. ये वो सब्जेक्ट है जहां पे कोई बच्चा कभी फेल हो ही नहीं सकता है. बाय डिफॉल्ट भी नहीं हो सकता फेल. वो ऐसे एग्जाम में जाएगा तो भी नहीं फेल होगा. सर तो क्या किसी से चोरी करना? नो, नॉट एट ऑल. जितने भी दिन बचे हुए हैं, मेहरबानी करके हर एक बच्चे को रिक्वेस्ट है, इट इज योर लाइफ गाइज. यू आर लविंग योर फैमिली, यू आर लविंग योर पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाई यू शुड वर्क हार्ड. ये क्यों कर रहे? किसके लिए कर रहे? यू आर डूइंग दिस ऑल थिंग फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली, एंड दैट इज व्हाई यू शुड वर्क हार्ड. अंडरस्टैंड? यस. ओके. वो आप कोई भी टाइम पे प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज का अकाउंट 2 से 3 घंटा, 3 नहीं हो रहा, इट्स ओके, बट 2 आवर प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है. बराबर. ओके. अगर आपको ये वेबिनार पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे ऐसे आपको वेबिनार मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिसन केयरफुली गाइज. किसी को अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है,
किसी को अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, वो नंबर पे आप अपना नाम, बराबर, अपना नाम पूरा और आपकी कॉलेज वो टाइप करके वो जो भी आपका क्वेरी है वो क्वेरी आप भेज सकते हैं। आपको फुल पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। टॉपिक वाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत है, सर हाउ टू फाइंड आउट गेन रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये जर्नल एंट्री कैसे आया, डेबिट कैसे हुआ, क्रेडिट कैसे हुआ, बराबर, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, है ना, तो वो जो भी आपके ट्रबल है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हम करेंगे आपके लिए। अंडरस्टैंड गाइस? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन वी हैव अ सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन एक है बेटा कि आपको वो सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद को भी होना चाहिए कि नहीं मुझे सॉल्व करना है, तो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो नंबर लिख लीजिए बेटा, नंबर लिख लीजिए, माई सेल्फ अल्पेश शाह, तो मेरा नंबर लिख लीजिए। आप मुझे डायरेक्टली, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना प्रॉब्लम जो भी है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है अकाउंट्स के लिए, लिख लीजिए 9969440816, 9969440816। ओके गाइज, ये बार आपको आधा घंटा ज्यादा मिला है, 30 मिनट ज्यादा मिला है, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, प्रैक्टिस करिए रोज, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपने ड्रीम के लिए ऑल द बेस्ट, बराबर, अपने ख्वाब के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी बहुत ही ऊंची लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारा और एक ऐसा ही वेबिनार आएगा, आपकी 12th की एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में, कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th। और गाइज एक लास्ट टिप्स है मेरा, लास्ट टिप्स बिफोर आई एम गोइंग, मैं जरा भूल गया, आपको याद आ गया मुझे कि ये टिप्स तो आपको देना ही चाहिए। सर कल हमारी अगर अकाउंट की एग्जाम है तो क्या करना चाहिए? अ डे बिफोर एग्जाम, कल अभी अकाउंट का एग्जाम है, आज क्या करना चाहिए? डे बिफोर एग्जाम। गाइज याद रखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर कल आपकी अकाउंट की एग्जाम है और आज क्या करना चाहिए? आपको हर चैप्टर का मिनिमम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, लिख के अपने आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में, मिनिमम 2, मतलब करीबन 15 क्वेश्चन हो गया। अगर आप चाहो तो वो 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट हमने भी वही किया था एंड फाइनली वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, तो आप वही कर सकते हो। अंडरस्टैंड? लास्ट डे में आपको इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ना है, और क्या करना, थियरी फटाफट से आप पढ़ के हो जाएगा, और आपको 15 से 20 क्वेश्चन लिख के करिए, गाइज यू विल बी रॉक्ड, और आप अबव 90 होंगे। इट्स अ डन डील, इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ प्रॉमिस एंड इट्स अ गारंटी। गुड बाय, नमस्कार, ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, वी लव यू, वी लव यू।